नाज़रीन, इससे पहले कि हम बात करें जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट और एलिवेशन के हवाले से कोई मसाइल है। एक सवाल सैदी साहब जी, लोग ये कह रहे थे कि जी 51% टर्नआउट हो गया इंट्रा पार्टी पोल्स के अंदर पीटीआई के, तो व्हाट डज दिस इंडिकेट कि बड़ी, वो कह रहे हैं उनके लीडर्स भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना ज्यादा होगा 51%। एक्चुअली मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। क्यों? मेरा ख्याल था कि 60-70% होना चाहिए, फॉर द सेम रीजन कि वहाँ शोर शराबा नहीं पड़ा, रिलेटिवली साफ हो गया है सिस्टम। हम तो यहाँ ये तवक्को कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में टर्नओवर 50% से ज़्यादा नहीं होती जनरल इलेक्शन में, तो इमरान खान साहब को नहीं ज़्यादा सीटें मिलेंगी। और अगर वही 30-35% और 40% वाली गेम चलती है मार के, तो फिर मेन लूजर इमरान खान साहब होंगे उसमें। इसका मतलब है ट्रेडिशनल वोटर निकलेगा। तो हमने तो नए लोगों को निकालना ना, नौजवान जो पहले नहीं आते रहे वोट डालने के लिए, जो इमरान खान के मेन सपोर्टर्स हैं शहरों में। तो अगर वो इस्लामाबाद जैसे शहर में सिर्फ 10% ज्यादा निकले तो दिस इज नॉट गुड न्यूज। मैं चाहता था वहां 60-70% टर्नआउट होता, पता लगता कि यार ये पार्टी जो है इसमें जान है, अभी तक नौजवान तबका निकलेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा मायूस था। फिर जब मैंने सुना 51%, मेरा ख्याल था 60-70% होगा, ताकि जनरल इलेक्शंस में हम 45-50 की बात करें, ताकि इमरान खान साहब को चांस मिले। तो अगर यहां 51 हुआ है तो इसका मतलब है जनरल इलेक्शन में तो 40 भी नहीं होगा, अगर ऐसे जाया जाए। अच्छा। इस्लामाबाद जैसी ऑर्गेनाइज जगह, पढ़े लिखे लोग, कोई वहां लोटा नहीं, कोई ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं थी, और सबको पता है कैसे करना है, एसएमएस करना है, क्या नहीं करना। जहां किसी को पता ही नहीं है कि एसएमएस कैसे करना है, तो वो, और हाफ ऑफ पाकिस्तान इज लाइक दैट, तो वहां क्या होगा? इसलिए आई एम नॉट हैप्पी। आई थॉट ज्यादा होने चाहिए, बट आई एम हैप्पी कि इतने नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल हो गए। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा सैदी साहब, जजेस की अपॉइंटमेंट का मसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का, जो सिग्निफिकेंट भी क्या, जिसकी वजह से ज्यादा हाइप क्रिएट हुई कि जिस बेंच ने सुनना था जनरल कियानी के खिलाफ पिटिशन जो दायर की है कर्नल रिटायर्ड इमाम साहब ने, एडवोकेट साहब ने, वो बेंच अब टूट गया है क्योंकि जस्टिस शौकत अजीज टूट गया है। जी हाँ, टूट गया है क्योंकि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो कि उस बेंच के एक मेंबर थे, वो ही इज नो लॉन्गर, क्योंकि आज उनका आखिरी दिन था। अगर आज नोटिफिकेशन हो जाता, कौन सा नोटिफिकेशन होना था? उनकी एज कन्फर्मेशन एज द जज ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो वो परमानेंट जज नहीं थे, आज कन्फर्मेशन होनी थी उनकी परमानेंट जज। मतलब कन्फर्मेशन 6 हफ्ते पहले हो जानी चाहिए, जो नहीं हुई। प्रेसिडेंट साहब ने ना कर दी। हाँ जी, ऐसी है ना, प्रेसिडेंट साहब ने इनकार कर दिया साइन करने पे। ठीक है, एक तो ये आपने बात की, और भी कुछ हुआ है इसके अलावा? सेठी साहब, इसके साथ रिलेटेड है ना, एक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का मामला नहीं है, एक जस्टिस नूरुल हक कुरैशी साहब हैं, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के थे, उनकी भी 6 मंथ की एक्सटेंशन मिलनी थी उनको भी एक्सटेंशन की इजाजत जुडिशल कमिशन ने दे दी थी और वो सेल थ्रू कर गई थी आगे तक। प्रेसिडेंट साहब ने नोटिफिकेशन करना, तो प्रेसिडेंट साहब ने दोनों चीजें रोक ली, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए भी जो नॉमिनेशन थी वो सामने आई थी, और वो जो सेल थ्रू कर गई थी जुडिशल कमीशन से, वो भी रोक ली गई एक टेक्निकल रीजन की वजह से, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के करंट चीफ जस्टिस हैं इकबाल हमीदुर रहमान साहब, वो एलिवेट हो गए हैं जुडिशल कमीशन की तरफ से एज यार आम लोग तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं समझेंगे। ठीक है, मैं अगर इजाजत दें जी आप सिंप्लीफाई तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं कि अर्ज ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जजेस की अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, एक्सटेंशन, परमानेंसी वगैरह वगैरह के ऊपर फैसले करती है एक जुडिशल कमीशन। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस साहब उसके चेयरमैन हैं ऑफ पाकिस्तान, और 4 जजेस और होते हैं, ऐसे ही 5 चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स, ऐसे ही 3 और लोग होते हैं, एक अटर्नी जनरल साहब होते हैं जो टेक्निकली तो न्यूट्रल होने चाहिए मगर होते हैं वो हुकूमत की तरफ से। नंबर 2 लॉ मिनिस्टर साहब होते हैं जो हुकूमत के नुमाइंदे होते हैं। तीसरा पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे, पाकिस्तान बार काउंसिल जो कि एक बार की इदारा है जो कि इलेक्ट करता है लोगों को, उनकी तरफ से एक नॉमिनेशन होती है। बिल्कुल। तो यहाँ 5 लोग तो आप समझें कि हमेशा एक तरफ जाएंगे, चीफ जस्टिस साहब और उनके 4 साथी जो है वो सारे एक ही तरफ जाएंगे, ये गिवन है, सही बात। और बाकी 3, तो इसका मतलब है कि जो भी फैसला सुप्रीम जुडिशल सुप्रीम काउंसिल जो जुडिशल कमीशन करती है वो फाइनल होता है। उसके बाद हाउएवर अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था, पहले 18वां हुआ था, फिर 19वां करना पड़ा कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी बैठी हुई है, उसके अंदर ऑपोजिशन के लोग भी हैं, गवर्नमेंट के लोग भी हैं। वो टेक्निकली तो वो इसकी जो फैसला है जुडिशल कमीशन का, उसको चैलेंज कर सकती है, वो सवाल जवाब कर सकती है और वापस भी भेज सकती है कि हम नहीं मानते। ठीक, टेक्निकली एक वक्त ऐसा आया था पीछे कि उसने जो पार्लियामेंट्री कमीशन है, इसने जुडिशल कमीशन की जो बात थी उसको नहीं माना।
हाँ, उन्होंने 4 जजेस का लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस वो था, एक केस आया था पिछले साल था। पिछले साल। तो वो क्या, उसके उनकी फैसला जो था पार्लियामेंट्री कमेटी के फैसले के खिलाफ एक पिटीशन आ गई, चीफ जस्टिस साहब के पास ही जानी थी, सुप्रीम कोर्ट में जानी थी, उन्होंने ठाक कर दी, फारग हो गई। वो दिन है और आज का दिन है, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो कहती है यार हमारा तो फायदा ही कोई नहीं। पहले उधर जो है वो जजेस ही फैसला करते हैं, हमारे पास आता है, अगर हम ना कर दें तो फिर जजेस के पास चला जाता है। तो ये, और उन्हीं के पास जिन्होंने पहले ना की भी होती या हाँ की भी होती, तो हम फायदा कोई नहीं, तो वो फारग हो गए। अब ये जो सारा क्राइसिस हुई है, इसमें जुडिशल कमीशन ने ये सारे फैसले किए थे कि फलाना चीफ जस्टिस होगा, फलाना ये होगा, फलाना ये होगा, और प्रेसिडेंट साहब ने अंगूठा लगाना था। ये अब नहीं लिखा हुआ इनमें कि कितने देर के अंदर अंदर अंगूठा लगाना है। हाँ। और मगर ये बड़ा वाज़ेह है कि वो अगर अंगूठा नहीं लगाएंगे तो वो उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो अंगूठा ना लगाएं, उन्हें लगाना पड़ेगा, मगर ये नहीं कि कितनी देर के अंदर। हाँ। ये वाज़ेह नहीं। 175 है, उस पर साइलेंट है, उस पर वो कानून साइलेंट है। तो अब ये कि वो पिटीशन आ गई, प्रेसिडेंट साहब ने ना कर दी कि नहीं। अच्छा, उन्होंने ना जो की है वो लोगों को बताने की जरूरत है कि उन्होंने ना क्यों की। ना जो की है उन्होंने, वो कहते हैं कि ये जो चीफ जस्टिस का जो मामला है, इसके अंदर 2 लोग कंटेंडर्स थे, उनकी एज के बारे में कुछ कंफ्यूजन, सीनियरिटी के बारे में कुछ कंफ्यूजन थी। एक खत लॉ मिनिस्ट्री ने, दोनों ने, चीफ जो हाई कोर्ट के थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस थे, जो कि कंटेंडर थे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के, उन्होंने खत लिखा था लॉ मिनिस्ट्री को कि आप फैसला करें हम दोनों में से कौन सीनियर। हाँ, वो रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन की थी जस्टिस रियाज साहब और जस्टिस कासी साहब। और ऊपर से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी मेरी इत्तला के मुताबिक उनकी तरफ से भी ये खत आया था कि भाई आप जल्दी से फैसला करें इन दोनों में से कौन सा। लॉ मिनिस्ट्री ने फैसला नहीं किया। यहाँ इन्होंने फैसला करके इन द मीनवाइल रिकॉर्ड के मुताबिक, उन्होंने कहा जो इस वक्त रिकॉर्ड है उस पर कासी साहब उन्होंने कर दिया। उसके बाद लॉ सेक्रेटरी साहब ने फैसला किया कि नहीं, वो सीनियरिटी का जो है वो नहीं है, एक्चुअली जस्टिस रियाज है। हाँ। ऐसी। अब प्रेसिडेंट साहब ये कह रहे हैं कि जी वो तो जो फैसला जुडिशल कमीशन ने किया था वो गलत था, क्योंकि उस वक्त जो साहब वहां बैठे हुए थे उनको बैठना नहीं चाहिए था वहां, क्योंकि वो तो सीनियर ही नहीं थे, वहां तो किसी और को बैठना चाहिए, साहब को बैठना चाहिए। तो अब इसके 2 सोल्यूशन हैं। प्रेसिडेंट साहब ने एक टेक्निकलिटी के ऊपर रोक दिया, और वो टेक्निकलिटी रिवॉल्व्स अराउंड सीनियरिटी ऑफ 2 पीपल, जो कौन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बनेगा कि नहीं। ऐसे ही सिंपल सोल्यूशन ये थी कि जब लॉ मिनिस्ट्री ने ये फैसला कर दिया था कि फलाना है, कासी साहब नहीं है, रियाज साहब है, तो एक मीटिंग और हो जाती जुडिशल कमीशन की। ठीक, जुडिशल कमीशन में उसमें दूसरे जज साहब चले जाते। अगर यही फैसला करना था इन दोनों के बारे में तो यही कर देते, कुछ और करना था तो कुछ और कर देते, और खत्म हो जाती बात, कंट्रोवर्सी नहीं होनी थी। एक मीटिंग और होनी थी ना जुडिशल कमीशन। हाँ, वो तो कोई, और उसमें रिकॉर्ड चेंज हो जाना था कि जी ये रिकॉर्ड है, तो एक नया फैसला आ जाता। वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अब पिटीशन आ गई है कि जी प्रेसिडेंट साहब कौन होते हैं, और वो 4 मेंबर बेंच बन गया सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस खोसा उसको लीड कर रहे हैं, और वो उसकी हियरिंग अब शुरू हो जाएगी। हाँ जी, आज शुरू हो गई है, 22 को नेक्स्ट हियरिंग है। और लॉयर्स का ये कहना है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग्स को जानते हैं, वो ये कहते हैं पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इस किस्म की सिचुएशन हुई थी तो उन्होंने नॉकआउट कर दी थी। तो ये जो प्रेसिडेंट साहब ने जो ये किया फैसला कि मैं नहीं साइन करता और मैं वापस भेजता हूँ, उन्होंने कहना ये फजूल बात है, हो गई बात, हमने फैसला कर लिया, तो मतलब बदमज़गी हो जाएगी। एक दफा फिर सुप्रीम कोर्ट में और प्रेसिडेंसी के दरमियान बदमज़गी हो जाएगी। एक अगर टेक्निकल चीज़ है तो उस टेक्निकल चीज़ को हल कर देना चाहिए था। ये पिटीशन आई, फिर उसके खिलाफ जाना, फिर ये सारा ड्रामे की जरूरत नहीं थी। मुझे अफसोस इस बात का है कि ये जो माहौल बना हुआ है ना महाज़े राय का, अगर कोई सही बात भी करने जाए ना तो वहां भी माहौल बन जाता है महाज़े राय का। अच्छा, इसमें जो मेन एक सवाल है सेठी साहब, जिसके बारे में लोग बड़ा कंसर्न है और जो बात हो रही है, इनफैक्ट लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, वो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के हवाले से है। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद जब हम आएंगे उसके हवाले से बात करेंगे और कोशिश करेंगे आपकी कॉल्स भी लें। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, कॉल देने से पहले एक सवाल, सेठी साहब आप हमेशा यही कहते हैं एक सवाल, उसमें से 10 और निकल आते हैं। चलिए, एक का जवाब आप मुझे दे दें। ये जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी अब आज जो जज नहीं रहे, खैर अब परसों पता लगेगा क्या फैसला होता है। बहरहाल प्रेसिडेंट साहब ने डिले किया इस मामले को, बैठे रहे, और इन द मीनवाइल कुछ डेवलपमेंट्स हुई। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब उस बेंच के मेंबर थे। अब एक मसला लोग कह रहे हैं कि सिंपल बेंच दोबारा कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा,
लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद जरदारी साहब इस कॉम्प्लिकेशन को जानते थे, इसकी सेंसिटिविटी को जानते थे, जो कि मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के खिलाफ, इसलिए डिलिबरेटली उन्होंने इसको डिले किया। नहीं, देखिए ये कितनी देर होगी इस मामले को? देखिए रिकमेंडेशन के हुए तो 5-6 हफ्ते हो गए। ये 6 हफ्ते तो हो गए ना, प्रेसिडेंट साहब डिले कर रहे थे। या। उस वक्त तो ये केस नहीं था ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर, नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस तो नहीं था ना। नहीं, ये सितंबर में रिजेक्ट हुआ है, फिर ये बाद में इंट्रा कोर्ट फाइल। अच्छा, तो अब ये है कि प्रेसिडेंट साहब ने ये जो फैसला किया है, ज़रूर इसमें सवाल, ये एक टेक्निकल बात के ऊपर वो अब फिर लड़ाई झगड़ा ले लें, हालांकि उन्हें एहसास है इस बात का कि हमेशा वो हारते हैं। तो पहले उनकी लाइन पिटी हुई है, बिल्कुल पिटी हुई है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल कमीशन बनाना और सुप्रीम कोर्ट की और पार्लियामेंट की पार्लियामेंट्री कमेटी जुडिशल कमेटी बनाना, उस वक्त उन्हें एहसास नहीं था कि वो सारे के सारे पावर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस और एलिवेशन ऑफ जजेस, ये सारे के सारे पावर्स जो हैं ये चीफ जस्टिस और 4 जजेस के हवाले कर रहे हैं। पता था ना, आपको याद होगा कि 18वीं तरमीम में काफी पार्लियामेंट्री कमेटी जो थी उसको काफी वजन दिया था उसको। हाँ जी, और उसको ठीक ठाक दाम थे। जुडिशल कमीशन फिर यहाँ से एतराज हुआ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, रेफर बैक हुआ। फिर 19th अमेंडमेंट उसी के लिए किया गया था कि ये जैसे ऑनरेबल जजेस कहते हैं वैसे ही हो। तो ये एक यूनिक सिचुएशन थी। तो उस वक्त सोचा नहीं था उन्होंने कि अब मेरे पास तो कोई पावर नहीं रहेगा, जो वो कहेंगे गलत कहें सही कहें, मुझे अंगूठा लगाना है। तो आज इनको याद आ गया कि मैं जरा रिजेक्ट कर दूं ये। तो इसमें ये ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें बात यह है कि ये बड़ा संगीन मामला है, जो कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के ऊपर जो पिटीशन आई हुई है। और अगर ये बेंच टूट जाता तो जाहिर है वो पिटीशन जो है वो कोल्ड स्टोरेज में चली जानी थी, या मतलब कम से कम जब तक नया बेंच बने, डीबी नहीं बने। और नया बेंच जो बनेगा, फिर शायद उसकी जो अंदाज है देखने का, वो शायद मेंटेनेबिलिटी उससे पहले ही नॉकआउट कर देते। तो ये इसके लिंक जरूर होते हैं। मुझे ये यकीन नहीं आता कि प्रेसिडेंट साहब ने एक टेक्निकल बात के ऊपर ये फिर एक जैसे कहते हैं ना पंगा ले लिया सुप्रीम कोर्ट के साथ। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक उन्हें एहसास होगा कि ये एक ऐसा केस है उस अदालत में जिसके ख़तरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो फिर थोड़ा सा इसको रोकने की कोशिश की जाए। और ताकि, और शायद उन्हें टेक्निकल यही एक चीज़ मिली। अगर 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर उनकी ये जो फुट ड्रैगिंग है, जैसे कहते हैं कि वो फैसला जो किया वो उड़ जाएगा, उड़ा देंगे अदालत। तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट उड़ा देती है तो ये बहाल हो जाएंगे, और वो पिटीशन जो है वो 23 तारीख को लगनी थी, 23 को नहीं लगेगी, 22 को लगनी थी, तो 22 को नहीं लगेगी तो 23 को लग जाएगी, 24 को लग जाएगी, 25 को लग जाएगी। तो उसके ऊपर तो फैसला होना ही पड़ेगा। और जब तक फैसला नहीं आता काफ़ी टेंशन रहेगी। अच्छा, आपको पता है ना इन पिछले कुछ 4-5 दिनों में बड़ी वो पिटिशनर भी काफ़ी उनकी हवाले से खबरें आई, वो कहते जी उनको मारा है, फिर वो कहते मेरी गाड़ी जला दी। समझाने की कोशिश की जा रही है कि आप अपनी पिटिशन वापस ले लें। बस यार, और नहीं। अब तुम चाहती हो कुछ और दाना ना बहुत नहीं, कॉल ले लेते जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर अदील बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी अदील साहब। सर पहली बात तो ये है कि वी अप्रिशिएट यू आर एन एसेट फॉर पाकिस्तानी जर्नलिज्म। पता नहीं अब आप क्या कुछ तनकीद करने वाले हैं, इतनी पहले तारीफ नहीं सर, तो मुझे माय माइंड इज सस्पिशियस। जो पहले तारीफ करते हैं, वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, जब मैं उनकी तारीफ करता था ना तो वो बड़ी चुप करके सुनती थी, फिर कहती थी नजम सेठी देयर इज अ स्टिंग इन योर टेल। अब बताओ असली बात क्या है। तो अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अपना जो चाकू है निकालने मैं सर जियो पे प्रोग्राम सिर्फ आप ही का देखता हूँ, और जियो पे ये फिर और भी खतरनाक बात करने वाले हैं आप। जी हुजूर। अच्छा सर, सवाल मेरा ये है कि जिस तरह अभी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में अभी इत्तेहाद हुआ है मुस्लिम लीग काफ का, वो पीपल पार्टी का ना, तो मैं तो परवेज मुशर्रफ के पिछले लास्ट 3-4 इंटरव्यूज वगैरह देख चुका हूँ। वो तो इमरान खान के साथ इत्तेहाद करने के लिए तैयार है, मगर इमरान खान नहीं तैयार। इमरान खान तो बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी शो ही नहीं करता। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान आने वाले इलेक्शन में कोई क्लीन स्वीप कर पाएगा। और आप क्या समझते हैं सर कि इन दोनों का इत्तेहाद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? और अगर नहीं हो पाएगा तो व्हाट डू यू थिंक कि इमरान खान कोई गलती नहीं करेगा? मतलब चेंज के लिए तो यूनिटी नहीं, मुझे मैं माजरत, ठीक, थैंक यू। सवाल आ गया आपका। जवाब ये है कि आप अगर इमरान खान हो तो आप मुशर्रफ को सीट दें, अलायंस करें। आपके जहन में ये बात नहीं लगेगी मुशर्रफ कौन, कहाँ, क्या हैसियत है उसकी, उसके खिलाफ तो मर्डर केस है, वो पाकिस्तान नहीं आ सकता। जो बंदा पाकिस्तान नहीं आ सकता वो इलेक्शन में हिस्सा लेगा, उसके पास कोई सपोर्टर्स हैं।
तो मतलब है कि इमरान खान क्यों अपने आप को टेंट करे एक ऐसा अलायंस बना के जनरल मुशर्रफ के साथ, जबकि सारा पाकिस्तान जो है वो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ हुआ हुआ है। आपको पता है ये मीडिया जो है कितना खिलाफ है जनरल मुशर्रफ के, क्योंकि मुशर्रफ साहब ने इस मीडिया को 3 महीने के लिए ठीक ठाक बंद कर दिया था और उनके अरबों रुपए का नुकसान करवा दिया था। तो इमरान खान वुड बी सिली कि अगर वो जनरल मुशर्रफ के साथ कोई अलायंस करे। हाँ, जनरल मुशर्रफ वापस आ जाते, लड़ते, पाँव पे खड़े होते, जेल काटनी पड़ती काट लेते, अंधेर है, अंधेर तो नहीं है, तो और बाहर निकलते, फिर अपने लोगों को गैल्वनाइज करते, फिर कोई पार्टी बनाते, तो फिर तो बात बनती ना। मगर वो तो मुलतवी करते जा रहे हैं अपना वापस आना, और वो मेरा ख्याल अब इंतजार में है कि कोई अगली हुकूमत ऐसी आए जो कि उनके लिए कोई रास्ता खोल दे, या शायद अबूरी हुकूमत ही लंबी बन जाए और वो रास्ते खुल जाए। तो मैं समझता हूँ कि जनरल मुशर्रफ बड़े करेजियस आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर उन्होंने सियासत करनी थी तो फिर करेज के साथ सियासत करनी थी। जेलें काटनी है तो काटनी पड़ेंगी, फिर कोई बात नहीं। अगर वो समझते हैं कि उनमें जान है और वो कुछ मुल्क के लिए कर सकते हैं, तो उन्हें पहले ही वापस आ जाना चाहिए था और आके सीधा जेल में जाना चाहिए था, फिर बेल करवानी चाहिए थी, फिर खड़े होकर अपनी पार्टी बनानी चाहिए थी। उनके तो सारे पार्टी रही कोई नहीं, 2 बंदे भी नहीं रहे, सब उठ के कोई इमरान खान के पास चला गया, कोई पीपल्स पार्टी के पास चला गया और कोई नून लीग में चला गया। और क्यू वाले जो है, जो उनकी अपनी पार्टी थी, वो जरदारी साहब के पास बैठे हैं। जरदारी साहब कहते हैं कि मुशर्रफ साहब ने मोहतरमा को कत्ल किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इमरान खान साहब वुड बी फुलिश कि अगर वो जनरल मुशर्रफ के साथ कोई अलायंस बनाए। और उन्होंने कहा, बयान भी आ गया पीटीआई की तरफ से शफकत महमूद साहब का, कि सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर से आप सुल्तान साहब है क्वेटा से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सर। जी वासलाम। सिटी साहब, मेरा सवाल ये है जी हुजूर कि जब से ये मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में आई है, ये मौजूदा जमहूरी निज़ाम जब इक़्तिदार में आई है, तो अंदरूनी और खरीजी पॉलिसियों में सियासी हवाले से कुछ अहम पॉलिसियों में तब्दीलियाँ नज़र आ रही है। दाखिली तौर पर तो ये कि 18वीं तरमीम की शक्ल में, एक 20वीं तरमीम की शक्ल में सियासी पॉलिसियों की मैं बात करूँ, बाकी पॉलिसियों की नहीं, अहम तब्दीलियाँ रूनमा हुई। इसी तरह खारजा पॉलिसी में हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात में पेशरफ्त, अब तो अफगानिस्तान के साथ भी पेशकदमी हो रही है, ताल्लुकात बेहतर बनाने में बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि मुल्क के अंदर जो ये तशद्दुद का जो लहर है या इदारों के दरमियान जो कशमकश है, क्या ये जो आने वाले इंतखाबात तो बड़ी अहमियत के आमिल है इस तब्दीलियों के तनाज़ुर में, तो क्या ये उस इंतखाबात पर कितने हद तक असरअंदाज होंगे ये कशमकश या ये तशद्दुद की जो लहर है? क्योंकि खारिजी और दाखिली पॉलिसियों में आइंदा इलेक्शन के बाद तो मजीद तब्दीलियों के इम्कानात पैदा होंगे, तो इस हवाले से आने वाले इलेक्शन पे जरा इसके असरात। लंबा हो गया। बड़ा मुख्तसर बात यह है जी कि जाहिर है इसमें कोई शक नहीं है कि इस हुकूमत ने जो आईनी तरमीमें की हैं बड़ी अहम थी, और भी बहुत से अच्छे कानून भी पास किए, इसमें कोई शक नहीं। मगर मसला ये है ना कि आवाम कहती है हमारे लिए क्या किया है, आप वो कागजी कार्रवाई करते रहे मगर हमें क्या मिला, आवाम को तो कुछ नहीं मिला। तो मसला वहाँ खड़ा है। अब आप कहते हैं इलेक्शन में क्या होगा? इलेक्शन में 2 ही सूरतें हैं, तीसरी सूरत तो है नहीं अगर इलेक्शन होते हैं, और उसके लिए एक बहुत बड़ा सवाल है अभी तक, वो ये कि जरदारी साहब 10-20 सीटें कम करके भी फिर भी एक आ जाते हैं और कोalition गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में हो जाते हैं, और फिर प्रेसिडेंट भी दूसरी टर्म के लिए इलेक्ट हो सकते हैं। ये जरदारी साहब के लिए बेस्ट ऑप्शन है, मतलब बेस्ट केस सिनारियो। और वर्स्ट केस सिनारियो ये है कि जरदारी साहब फारग हो जाते हैं और फ्रॉम जरदारी साहब पॉइंट ऑफ व्यू, और नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं। अच्छा, अब अगर जरदारी साहब आ गए तो ये जिस तरीके से चल रहा है ऐसे ही चलेगा, कोई इसमें मैं तो कुछ नई चीज़ कोई समझता नहीं कि वो कर सकते हैं। मुश्किल फैसले जो हैं वो उन्होंने कोई भी नहीं किए जो इकोनॉमी के बारे में, वो सारे मुलतवी होते जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब आएंगे, उनको करना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तो करना पड़ेगा। और हमेशा ये कहा जाता है कि जैसे जब नई हुकूमत आती है जो मुश्किल फैसले होते हैं वो शुरू में करने चाहिए। तो आगे क्या होगा मुझे कोई ख़ास ऑप्टिमिज्म नज़र नहीं आ रही है। अगर इमरान खान स्वीप कर जाता है तो तब्दीली होगी, अच्छी होगी बुरी होगी, मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। नवाज शरीफ साहब जीत जाते हैं, मैं समझता हूँ ज़्यादा चांसेस हैं कि तब्दीली जो है वो अच्छी होगी। जी सही से वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।